हिमालय की गोद में कई ऐसे राज दफन हैं जिनकी था पाना आज भी विज्ञान के बस की बात नहीं। जब आप उत्तराखंड के चमोली जिले की बर्फीली वादियों को पार करते हुए गढ़वाल के सबसे दुर्गम रास्तों पर कदम बढ़ाते हैं तो प्रकृति का शांत चेहरा एक भयानक सन्नाटे में बदलने लगता है। समुद्र तल से ठीक 16,470 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील। ये वो ऊंचाई है जहां हवा इतनी पतली है कि फेफड़े ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए तरसने लगते हैं और तापमान हमेशा 0 से कई डिग्री नीचे रहता है। ये झील साल के 11 महीने बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही अगस्त सितंबर के महीनों में गर्मियों की हल्की धूप पड़ती है, वो सफ़ेद चादर धीरे धीरे पिघलने लगती है और उस पारदर्शी पानी की गहराइयों से जो नज़ारा सतह पर उभर कर आता है, उसे देखकर दुनिया के सबसे साहसी पर्वतारोहियों का भी खून जम जाता है। सैकड़ों इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां। जैसे ही बर्फ घटती है, झील के किनारों पर और पानी के भीतर तैरती हुई खोपड़ियां दिखाई देने लगती हैं। अत्यधिक ठंड के कारण कुछ कंकालों पर आज भी उनका मांस, बाल और चमड़े के कपड़ों के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं। दुनिया इस जगह को स्केलेटन लेक कहती है, लेकिन असली रहस्य ये नहीं कि ये लोग यहां मरे कैसे, बल्कि ये है कि वे इतनी ऊंचाई पर, जहां न कोई रास्ता है न बस्ती, आखिर आए क्यों थे। इस राज पर से पर्दा उठा साल 1942 में, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ब्रिटिश सरकार को सबसे बड़ा डर ये था कि जापानी सैनिक चीन और तिब्बत के रास्ते हिमालय की दुर्गम चोटियों को पार करके भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। तभी नंदा देवी नेशनल पार्क के इलाके में तैनात एक भारतीय फॉरेस्ट रेंजर हरि किशन माधवाल अपने रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले। वे त्रिशूल पर्वत के बेस की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता बेहद कठिन था, हर कदम पर फिसलती हुई चट्टानें और अचानक आने वाले बर्फीले बवंडर का खतरा। चलते चलते माधवाल करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे और उन्होंने दूर से उस झील को देखा। माधवाल ने जब झील की तरफ देखा तो उन्हें पानी की सतह पर कुछ अजीब सी सफेद चीजें तैरती हुई दिखीं। पहली नजर में लगा कि शायद बर्फ के टुकड़े होंगे, लेकिन जब वे झील के बिल्कुल किनारे पहुंचे तो उनके पैर जम गए। वो बर्फ नहीं, इंसानी खोपड़ियां थीं। माधवाल ने तुरंत ब्रिटिश अफसरों को इसकी रिपोर्ट भेजी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस तुरंत हरकत में आई। उन्हें लगा कि यह जापानी सैनिकों की टुकड़ी है जो घुसपैठ के दौरान मारी गई। लेकिन जब डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम ने जांच की तो उनके होश उड़ गए। उन कंकालों के पास न तो कोई आधुनिक बंदूक थी, न कोई मिलिट्री बूट। वे हड्डियां कुछ साल पुरानी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी थीं। रूपकुंड ने विज्ञान के सामने अपना पहला बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। ये लोग आखिर थे कौन? इस झील के आसपास के पहाड़ी गांवों में सैकड़ों सालों से एक पुरानी लोक कथा सुनाई जाती है। कहानी है कन्नौज के राजा जसतवाल की। राजा अपनी गर्भवती रानी बलम्पा, सैकड़ों नौकरों, सैनिकों और एक नाचने गाने वाली मंडली के साथ नंदा देवी की पवित्र यात्रा पर निकले थे। लेकिन राजा ने इस शांत यात्रा में मौज मस्ती और नाच गाना शुरू कर दिया, जिससे मां नंदा देवी क्रोधित हो गईं। उन्होंने आसमान से लोहे के गोले बरसाए और पूरी की पूरी बारात वहीं बर्फ में ढेर हो गई। शुरुआत में इतिहासकारों ने इसे सिर्फ एक कहानी माना, लेकिन 2004 में जब नेशनल ज्योग्राफिक की एक इंटरनेशनल टीम ने वैज्ञानिक तरीके से इन खोपड़ियों की जांच की, तो जो सच निकला उसने सबको स्तब्ध कर दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि लगभग सभी खोपड़ियों पर ठीक ऊपर गहरे और गोल फ्रैक्चर थे। हड्डियों पर किसी तलवार, भाले या बीमारी का निशान नहीं था। उनके सिर पर चोट का पैटर्न ऐसा था जैसे किसी भारी गोल चीज ने सीधे ऊपर से वार किया। यानी लोक कथा के लोहे के गोले और विज्ञान के हेलस्टोन्स, ओले, एक ही चीज थे। अब कल्पना कीजिए, 16,000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ खुला मैदान, छिपने के लिए एक पेड़ या गुफा तक नहीं, और अचानक आसमान से क्रिकेट बॉल के साइज के भारी ओले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बरसने लगते हैं।
भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही मिनटों के खौफनाक तांडव में सैकड़ों जानें चली गईं और लाशें बर्फ के नीचे दफन हो गईं। ऐसा लगा जैसे केस सॉल्व हो गया, लेकिन असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। साल 2019 में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित साइंटिफिक मैगजीन नेचर कम्युनिकेशंस में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर रूपकुंड के 38 कंकालों का पूरा डीएनए टेस्ट और कार्बन डेटिंग की। जो सच सामने आया उसने इतिहास की किताबों को पलट कर रख दिया। ये लोग एक देश के नहीं थे। डीएनए ने साफ कर दिया कि यहां मरे हुए लोग 3 बिल्कुल अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स के थे। कुछ भारतीय उपमहाद्वीप से थे, एक व्यक्ति साउथ ईस्ट एशिया का था, लेकिन सबसे बड़ा शॉक था 14 लोग जो हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर यानी ग्रीस और क्रीट के इलाके के थे। ग्रीक मूल के ये लोग हिमालय की इस अनजान झील तक कैसे पहुंचे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब हड्डियों की कार्बन डेटिंग की गई तो अगला महाब्लोअप हुआ। भारतीय मूल के लोग यहां साल 800 ईस्वी करीब 1200 साल पहले मरे थे, लेकिन जो ग्रीस के लोग थे वे यहां साल 1800 ईस्वी करीब 200 साल पहले मरे थे। यानी ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। एक ही जगह पर 1000 साल के अंतराल पर 2 बिल्कुल अलग अलग आबादियां आकर मरी थीं। कोई रिश्तेदारी नहीं थी। स्टडी में यह भी पता चला कि इन लोगों में से कोई भी आपस में सगा रिश्तेदार नहीं था। ये सब एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। 2019 की इस ऐतिहासिक स्टडी ने यह तो साबित कर दिया कि रूपकुंड में मौतें कैसे हुईं, लेकिन उसने एक ऐसा रहस्य खड़ा कर दिया जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अगर भारतीय लोग वहां किसी धार्मिक यात्रा पर गए थे, तो 18वीं सदी में ग्रीस और यूरोप से आए वे 14 अजनबी लोग जो आपस में रिश्तेदार भी नहीं थे, उस वीरान बर्फीली चोटी पर क्या कर रहे थे? क्या वे कोई गुप्त व्यापारिक रास्ता ढूंढ रहे थे, या हिमालय की इस रहस्यमयी झील में कोई ऐसी कशिश थी जो सदियों से दुनिया के अलग अलग कोनों से लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी? आज भी जब अगस्त का महीना आता है और रूपकुंड की बर्फ पिघलती है, तो पानी से बाहर झांकती ये खोपड़ियां आसमान की तरफ देखती हैं और दुनिया से आज भी वही एक अनुत्तरित सवाल पूछती हैं, हम यहां आए थे पर क्यों?